हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जैक के द्वारा जो है मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में गणित का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मॉडल क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके थे। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग गणित का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें जो है टोटल आपका पूर्णांक 40 है और इसके लिए भी आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। आगे जो है जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, फिर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा ज़रा कि इसमें क्या चीज़ है कि टोटल जो है इसमें प्रश्न कितने रहेंगे, 19 रहेंगे। और 1 से 7 तक का जो प्रश्न है वो आपका अति लघु उत्तरीय है और इनमें से किसी 5 का आपको उत्तर देना है। और इसके लिए कितने अंक हैं, 2 अंक। ठीक है। इसी तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक जो है ये लघु उत्तरीय हैं। ठीक है। इनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसके लिए कितना अंक निर्धारित किया गया है, 3 अंक। और इसी तरह से जो है आगे क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक जो है प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इनमें से आपको जो है 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, 5 अंक। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जो पिछला वीडियो जो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप है नहीं देखे होंगे तो आप उनको देख लेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इसमें पहला जो सेक्शन ये है। ठीक है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछा हुआ है कि अगर HCF है, अगर HCF किसका 2 नंबर है 697 और 306 का, कितना दे रखा हुआ है, HCF 9 दे रखा हुआ है। तो पूछ रहा है कि इन 2 नंबर का जो है LCM कितना होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि आप HCF या LCM अगर 2 नंबर का दिया हुआ रहे तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका कितना दे रखा हुआ है, 697। सेकेंड नंबर कितना है, 306। और इसका जो HCF दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा हुआ है, 9। आपसे क्या चीज़ पूछ रखा है, LCM पूछ रखा हुआ है। तो 9 तो इधर डिवाइड गुना में ही इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये कितना बार में आ जाएगा। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये जो है 9 सत्ती 63 और 2। ठीक है। तो 9 तिया 27 यानी इसको जब गुना करिएगा तो LCM का जो वैल्यू आएगा आपका 22,338 आ जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कितना दे रखा हुआ है, 4 और 1 हैं। ठीक है। क्वेश्चन आपसे बोल दिया कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग कितना दे रखा हुआ है, 4, और उसका गुणनफल जो है वो कितना दे रखा हुआ है, 1। तो आप इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड जो जिससे आपको सॉल्व करना है वो क्या चीज़ है कि मान लेना है कि कोई द्विघात बहुपद जो होता है वो किस रूप का होता है, ax² + bx + c, और इसके जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है। अब आपको क्या दे रखा हुआ है कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, अल्फ़ा प्लस बीटा वो कितना दे रखा हुआ है, बताना ज़रा। वो आपका दे रखा हुआ है 4, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, -b/, ये लिख सकते हैं। और इसी तरह से जो है अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो कितना दे रखा हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये 1 दे रखा हुआ है। और इसका क्या होता है, c/a, आप इसके नीचे 1 1 कर लेंगे यानी ये का वैल्यू तो सेम है। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये का वैल्यू कितना आ गया, 1 है। बी का वैल्यू कितना हो गया, ये -4 हो जाएगा, यहाँ से माइनस हटेगा तो इधर जाके लगेगा। ठीक है। और सी का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। सॉरी, सी का वैल्यू आपका कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपको करना क्या है कि इस ए, बी और सी का जो वैल्यू है ये आपको इस द्विघात बहुपद में पुट कर देना है। ठीक है। तो देखिए जरा, ax² + bx + c। ठीक है। तो ए का वैल्यू 1 आया हुआ था
पुट कर दिए। बी का वैल्यू -4 और सी की जगह 1। ठीक है, तो आपका जो द्विघात बहुपद है वो क्या चीज़ हो जाएगा आपका बताना, x² - 4x + 1। इसका सेकेंड मेथड आप लोग देख लीजिए कि सेकेंड मेथड आप क्या है, जो शॉर्टकट है आपका। ठीक है, तो शॉर्टकट में अगर आपको इसी तरह से क्वेश्चन बोले द्विघात बहुपद ज्ञात करने, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें x² और अल्फ़ा + बीटा यानी योगफल कितना दे रखा हुआ था, 4 × x हो गया प्लस अल्फ़ा × बीटा ये कितना दे रखा हुआ था, 1। ठीक है, = 0 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x² - 4x + 1 ये ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया x² - 4x + 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा हुआ है, ठीक है, कि त्रिभुज ABC में अधिक कोण B क्या चीज़ है, समकोण। ठीक है, कि एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, ABC है, कोण B क्या बोल रहा है कि कोण B जो है आपका समकोण है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि इसमें AB बराबर क्या चीज़ है, AB बराबर जो है BC है, यानी ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है वो कैसा है, समद्विबाहु समकोण, क्योंकि इसमें जो है AB बराबर क्या दे रखा हुआ है, BC दे रखा हुआ है। आपको क्या चीज़ सिद्ध करने बोल दिया कि AC का स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वो बताओ किसके बराबर होगा, 2AB के स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में एंगल B कितना है, 90 डिग्री है, और AB बराबर BC ये दे रखा हुआ है। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे आपका क्या चीज़ हो गया, AC हो गया, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB² + BC²। चूँकि अब यहाँ पे देखिए BC को आप क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है क्वेश्चन में बराबर दे रखा हुआ है। तो जब आप लिख देंगे तो AB² क्या हो जाएगा आपका, 2AB²। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो है दूरी पूछ लिया हुआ है कि ये B तथा बिंदुओं जो है -A - B के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको इस फॉर्मूला में रख देंगे, दूरी वाला फॉर्मूला में। ठीक है, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -a का होल स्क्वायर -2a का होल स्क्वायर, अगर माइनस में होल स्क्वायर आता है तो आपका तो प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ से 4 4 मिल रहा था, 4 बाहर निकाल लेंगे तो इसका जो मात्रक होगा वो कितना होगा, 4√a² + b² इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये त्रिकोणमिति से दे रखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू निकालना है कि 2tan² 45 + sin² 30 - cos² 60 का मान पूछा हुआ है। तो आप लोग जो है इस सब वैल्यू याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन एक तो जरूर रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 और tan 45 का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो 1 का हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और cos 60 जो sin 30 का वैल्यू होता है वही क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से ये टर्म तो कट गया, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आना है, 2। ठीक है, आंसर क्या आना है, 2। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, इस सर्कल से दे रखा हुआ है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है एक सर्कल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इस सर्कल में से आपको क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल के बाहर जो है कोई भी पॉइंट खींचना पड़ेगा। ठीक है, कोई पॉइंट ले लीजिए और यहाँ से जो है स्पर्श रेखा डाल दीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे जो है एक सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं आपका, वो जिसका केंद्र क्या चीज़ है वो, और इस पर जो है PQ और PR क्या चीज़ है, 2 स्पर्श रेखाएँ हैं, ये तो रेडियस है। ठीक है, तो आप देखिए ज़रा हम यहाँ पे क्या चीज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका माना वो केंद्र का एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से ना, वो केंद्र का एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से हम क्या कर दिए,
पी क्यू तथा पी आर ना, पी क्यू तथा पी आर जो है वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच दी हैं। ठीक है, आपको क्या चीज़ सिद्ध करना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं खींचे हम लोग, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। थोड़ा सा आपको रचना करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या चीज़ कि ओ क्यू और ओ आर को आप मिला दें और ओ को पी से भी मिला दें। ठीक है, चलिए अब आगे जरा आ जाइए प्रमाण में। ठीक है, देखिए आपका प्रमाण में क्या चीज़ है, चूँकि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है ना, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज आपका जो है पी क्यू ओ, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज पी क्यू ओ, और कौन सा बन रहा है, त्रिभुज पी आर ओ, त्रिभुज पी आर ओ, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ मिल रहा है दोनों त्रिभुज में। ठीक है, तो ये आपका क्या चीज़ हो जाएगा, ओ क्यू बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, ओ आर। क्यों, क्योंकि ये क्या चीज़ है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और ओ पी और ओ पी दोनों में तो कॉमन आ रहा है। ठीक है, और साथ में जो है ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से एंगल पी क्यू ओ और एंगल पी आर ओ जो है वो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। इसीलिए ये जो है सर्वांगक्षमता कसौटी किससे, आर एच एस से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उस त्रिभुज के सभी अंग जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बराबर। यानी इसमें जो है ये जो स्पर्श रेखा है वो आपका क्या हो जाएगा, बराबर। यही तो हमको सिद्ध करना था ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, और इस वीडियो का जो है लिंक आपको जो है इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर लेंगे, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, कुल बल्ब कितना है 20, खराब कितने हैं 4, तो अच्छे बल्ब कितने हैं 16 हो गए हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, इस समूह में से एक बल्ब आदृच्छा निकाला जाता है। आदृच्छा का मतलब क्या होता है कि बिना देखे हुए निकालना। ठीक है, तो जब हम इसको बिना देखे हुए निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब क्या होगी, खराब होगी ना। तो देखिए ज़रा, तो टोटल बल्ब तो आपके 20 थे, इसमें से 4 क्या थे, खराब थे ना, तो अच्छा बल्ब क्या वो होगा 16। ठीक है, इसीलिए आपसे क्या पूछ रखा हुआ है कि एक बल्ब हम निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह जो बल्ब है वो क्या होगा, खराब होगा ना। तो देखिए खराब बल्ब होने की प्रायिकता ना, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, तो खराब बल्ब कितना है बताना, 4। ठीक है, कितना में से, टोटल 20 में से, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर बी आपसे क्या पूछ रखा हुआ है कि यह बल्ब खराब नहीं है, यानी खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, मतलब अगर वो खराब नहीं है तो क्या है, वो अच्छा वाला बल्ब है। ठीक है, तो जब अच्छा वाला बल्ब है, ठीक है, तो अच्छा वाला बल्ब किए हुए हैं 16। ठीक है, कितना में से, 20 में से। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 4/5। ठीक है, अब अगला जो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका 8 से 14 तक है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में दे रखा हुआ था कि 8 से 14 तक जो है प्रश्न लघु उत्तरीय है ना, यानी इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इनमें से प्रत्येक का कितना अंक निर्धारित है, 3 अंक। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या दे रखा हुआ है क्वेश्चन कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q+1 या 4q+3 या 4q+5 इस तरह से हो सकता है के रूप का होता है, जहाँ पे q क्या चीज़ है, एक पूर्णांक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो दिया हुआ रहेगा या तो विषम या तो सम। ठीक है, तो उसको आप एक लाइन उसी तरह लिखेंगे, चूँकि विषम पूर्णांक किस रूप का है, 4q+1 या 4q+3 के रूप का है, पहले आप यही लाइन लिख देंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है ये भाजक जो है वो कितना दे रखा हुआ है, 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर का वैल्यू लाई करेगा वो किसके बीच लाई करेगा, वो 0 और 4 के बीच लाई करेगा। ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है 4 से, और ये जो रिमाइंडर होगा, ठीक है भाजक, ठीक है, वो रिमाइंडर से बड़ा होगा। तो इस तरह से जो है आप शेषफल कितना रख सकते हैं, 0 से 4 तक रख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग पढ़े होंगे विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है आपसे, ए बराबर BQ+R ना, यानी भाज्य बराबर क्या चीज़ हो गया,
भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो ए की जगह यहाँ हो गया भाजक कितना है 4Q और रिमाइंडर की जगह R हो गया ना, ठीक है। इसी तरह से आप अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे A1, तो A1 हम लोग कैसे निकालेंगे 4Q, ठीक है। और इस R की जगह जो है हम पहली बार, ठीक है, रिमाइंडर बिठाते चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला रिमाइंडर क्या चीज़ है 0 है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये जो है A1 का वैल्यू क्या चीज़ आ गया आपका 4Q प्लस 0, ठीक है। यानी ये 4Q, अब 4Q जो है वो क्या चीज़ है समपूर्णांक है, ठीक है। और ये जो समपूर्णांक होगा वो 2 से क्या हो जाएगा विभाज्य होगा। इसी तरह से हम A2 निकालेंगे, तो 4Q, अब अगला रिमाइंडर क्या चीज़ है 1, तो ये जो है 4Q प्लस 1 में जो ऐड करेंगे हम लोग तो क्या चीज़ आ जाएगा विषम पूर्णांक, और विषम जो नंबर होते हैं वो 2 से क्या होते हैं या विभाज्य होते हैं। इसी तरह से A3 क्या चीज़ होगी आपका 4Q प्लस 2, ठीक है, ये भी समपूर्णांक होगा 2 से विभाज्य। अब A4 जो होगा आपका क्या चीज़ हो जाएगा 4Q प्लस 3, ये विषम पूर्णांक हो गया और ये 2 से क्या चीज़ हो गया अविभाज्य हो गया। क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या चीज़ लेने बोला हुआ था कि दिखाइए कि ये किस रूप का होगा विषम पूर्णांक के रूप का होगा, तो विषम पूर्णांक के रूप का होगा। तो आपको तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये आपका क्या चीज़ आ गया 4Q प्लस 1 4Q प्लस 3, तो आप यहाँ पे ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा हुआ है क्वेश्चन आपको कि समीकरण जो है 2x माइनस वाई बराबर 2 और 4x माइनस वाई बराबर 4 को ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो आप देखिए ग्राफीय विधि से आप कैसे हल करेंगे। आपके पास 2 समीकरण है, ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो आप पहले 2 कॉलम तो बनाते हैं x और y का, ठीक है। तो चलिए जब हम पहला समीकरण में x का वैल्यू कितना रख देते हैं, x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू 0 हो गया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। अभी x का वैल्यू जब हम इसमें कितना रख देते हैं 1 रख देते हैं, तो 2 × 1 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 2। तो y का वैल्यू जो है आपका कितना आ जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से y का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो है हम लोग दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे x का वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे 0, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -4, और जब x का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है, साथ साथ नोट करते चलेंगे। तो देखिए जरा, अब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू कितना है -2, तो y का वैल्यू -2 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना हो गया 1, y का वैल्यू कितना हो गया 0, यानी ये यहाँ पे आएगा। यानी इस रेखा का जो रेखा होगा वो इस तरह से जाएगा कुछ, ठीक है, इस तरह से। यानी ये कौन सा रेखा का हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 का, ठीक है। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं कि दूसरे इक्वेशन में x का वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू कितना है -4 है, तो ये -4 यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। और जब x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है लाइन इसी पॉइंट से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या चीज़ है, उस AP का 31वां पद ज्ञात करें। अच्छा 31वां पद क्या चीज़ होता है, ये 31 आपसे पूछ रहा है कि ये 31 कितना होगा, तो ये 31 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ये प्लस 30D, ठीक है, ये प्लस 30D लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा हुआ है उस AP का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी आपको 31वां पद ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो आपका प्रथम पद चाहिए ये, और इसमें D चाहिए, ठीक है। तो आपको कुछ दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है कि 11वां पद कितना है 38, यानी a प्लस 11 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 10D बराबर 38 लिख सकते हैं, और ये 16 जो दे रखा हुआ है वो 73 दे रखा हुआ है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं a प्लस 15D,
ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस 10 डी बराबर कितना हो गया 38, ए प्लस 15 डी बराबर कितना हो गया 73। इसमें साइन चेंज करेंगे तो आपका क्या चीज़ हो जाएगा, 10 में से आपका 15 जाएगा तो माइनस का 5 डी हो जाएगा और इधर माइनस का 35 होगा। ये माइनस माइनस का साइन कटेगा और 5 सत्ते 35, तो डी का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है, माइनस का 7 आ रहा है, सॉरी 7 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस डी का जो मान है वो किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस 10 डी और डी के जगह कितना हो गया 7 इक्वल टू 38, ठीक है। अब ये बराबर कितना हो गया 38 माइनस 70, तो ए का वैल्यू हो गया माइनस का 32। अब आपसे क्या पूछ रखा हुआ था कि ये 31वां पद कितना होगा, तो 31वां पद को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 30 डी। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए की जगह आपका कितना हो गया माइनस का 32 और 30 इंटू डी की जगह कितना हो गया 7। इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर जो होगा वो कितना आएगा 178। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, क्वेश्चन बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 5 है, -3 -5 है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो आप इसमें से डायरेक्ट त्रिभुज का जो है फॉर्मूला बिठा दीजिए, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है। कैसे इसको याद करना है, ये x का मान लेंगे तो ये y2 3 हो जाएगा, फिर ये 3 से ख़त्म होगा तो x का वैल्यू हम कितना ले लेंगे x2, तो ये फिर 3 से चालू होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रख सकते हैं आदि इसको। चलिए अब डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हाफ x1 की जगह कितना हो गया, देखिए ये 1 और ये -1 -4 और ये क्या हो गया 6 और ये माइनस का 3 माइनस का हो गया 5। तो x1 की जगह कितना हो गया 1, y2 की जगह 6 और y3 की जगह कितना हो गया माइनस का 5। तो y2 6 माइनस और -5, ठीक है, प्लस x2 की जगह कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 अब क्या बोल रहा है y3 माइनस y1, तो y3 कितना है माइनस का 5 माइनस माइनस y1 कितना है माइनस का 1 प्लस x3 कितना है माइनस का 3 है, y1 कितना है तो y1 -1 और y2 6, ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो किस तरह से आएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस का 4 होगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, अपने से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब ये जो है देख लीजिए, तो सॉल्व जब इसको करिएगा तो 6 5 11 और ये -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 16 आ जाएगा और ये आपका हो गया प्लस का 21। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये आपका 48। तो इस तरह से जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, ट्रिगो से है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है आपसे कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या चीज़ शो करना है कि ये जो है किसके बराबर होगा 7 + tan स्क्वायर ये प्लस कॉट स्क्वायर ये के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसका पहले हम लोग क्या लेते हैं LHS ले लेते हैं, LHS से हम लोग RHS लाएंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि जो टर्म आपका दिया हुआ रहे सबसे पहले उसको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो साइन और कॉस के टर्म में दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट इसका स्क्वायर करते हैं, जैसे साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हो गया। यानी ये दोनों किस फॉर्मूला में तोड़ दिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ये, बी का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ये प्लस 2 साइन ये इंटू कॉसेक ये। अब ज़रा देखिए इसी तरह से जो है हम इसको तोड़ें, कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो है साइन ए और कॉसेक ए जो होता है वो अपोजिट होता है एक दूसरे के। तो अपोजिट जब होता है 2 साइन ए है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, इसको जब आप चेंज करेंगे तो साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं 1 कॉसेक ए। तो ये कॉसेक ए कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ जो है कॉस ए और सेक ए भी कट जाएगा।
तो यहाँ पे बस टर्म क्या बचेगा 2, और यहाँ पे भी क्या बच गया 2। तो इस 2 और 2 को हम क्या लिख दिए हैं 4। अच्छा 1 कैसे आ गया, तो साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर क्या हो गया 1। तो ये 1 प्लस क्या हो गया 4। बच कौन सा टर्म रहा है, कॉसेक स्क्वायर ये बच गया, और आपका क्या बच गया सेक स्क्वायर ये। तो कॉसेक स्क्वायर ये, कॉसेक स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। कॉसेक ये को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ये को जो है आप क्या लिख सकते हैं बताइए ज़रा। तो कॉसेक ये को जो है आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, और सेक स्क्वायर ये को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ये को जो है आप लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है आपका ये 1 और ये 5, तो टोटल कितना हो गया 7। बस इसको अरेंज करके लिख देना है। तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ये प्लस कॉट स्क्वायर ये, और ये आपका RHS आ गया है। तो LHS बराबर क्या हो गया RHS। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, ये आपके रचना से है ना, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करने बोला हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, कि सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि एक जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपका कंपास वगैरह होगा, ठीक है, तो उससे क्या करेंगे आप लोग। तो सबसे पहली बात ये है 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, और 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करके जो है आप एक सर्कल बना देंगे। इस तरह से जो है एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, क्या करना है, इस तरह से जो है ठीक है, मान लीजिए कि ये जो है 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल हो गया। अब यहाँ पे स्केल आप रख देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे स्केल से उसको ड्रॉ करेंगे कंपास से, और यहाँ से जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन को क्या करेंगे यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर नाप करके ये इसको काट लीजिएगा। तो मान लीजिए कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। और यहाँ जो है मान लीजिए सर्कल का जो सेंटर है वो आपका वो है, और यहाँ पे जो है पॉइंट है क्या चीज़ है P। तो हम सबसे पहले क्या किए कि OP जो है यहाँ से जो है इस वृत्त पे 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त हम लोग खींच लिए, और इसी लाइन को जो है आगे बढ़ा दिए, और इसको हम लोग कहाँ पे P पे जो है यानी OP जो है हम लोग 10 सेंटीमीटर खींच दिए। अब आपको करना क्या है, ये जो OP है तो इसका लंब आर्धक लेना है। लंब आर्धक का मतलब क्या हो गया कि इसकी लंबाई का थोड़ा सा अधिक लेना है। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो इसको एक बार आप O पे रखेंगे प्रकार को, एक यहाँ घूमेगा, एक बार यहाँ पे घुमाइएगा। ठीक है, जहाँ पे भी आपका आएगा रखेंगे। फिर इसी तरह से आप एक बार P पे रखेंगे, ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कट रहा है इस तरह से। अब जो भी कटेगा इसको आप यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या चीज़ करना है कि OP को जो है व्यास मानकर जो है एक सर्कल खींचना है। अब OP को जो है व्यास मान करके एक जब सर्कल खींचिएगा इस तरह से, तो ये जो दूसरा सर्कल जहाँ भी आएगा, ठीक है, जहाँ पे भी ये प्रतिच्छेद करेगा, देखिए यहाँ पे किया तो इसको मान लो ये T1 हो गया, ये क्या चीज़ हो गया T2 हो गया। इसको अब जो है आप इस P से मिला देंगे, यही आपका क्या चीज़ हो जाएगा स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जो है रचना का चरण लिखना पड़ेगा। तो रचना के चरण में आप लोग क्या लिख सकते हैं बताना ज़रा, कि सबसे पहले जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, उसके बाद जो है हमने केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर OP खींचा। ठीक है, OP एक रेखा खींचा। और आप क्या कर सकते हैं कि OP का जो है लंबार्धक खींचा, और OP को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा, जो वो वाले वृत्त को कहाँ पे काटता है T और T1 और T2 पे। अब T1 को हम लोग P से मिलाएं, T2 को P से मिलाएं, तो ये आपका स्पर्श रेखा बन गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है,
एक घड़ी की मिनट की सुई की जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मतलब एक घड़ी है जिसके मिनट की सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। यानी घड़ी जिसके मिनट की सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। मतलब ये एक तरह से आर का, यहाँ पे आर दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है, 14 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इस सुई से जो है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें, कि ये सुई द्वारा जो है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप देख सकते हैं कि आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे जो है थीटा का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 5 मिनट ले रहा है ना, 5 मिनट, और टोटल तो होते हैं आपके 360 डिग्री। तो 360 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका एंगल निकल जाएगा। एंगल कितना निकलेगा बताइए ज़रा, 30 डिग्री एंगल निकलेगा। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, बस यही कि 5 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल पे मूव कर लेता है। तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो फॉर्मूला रख देंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह आपका 30 हो गया, 360, पाई की जगह 22/7, और आर कितना हो गया 14 गुना 14। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे वो 16 बार में आ जाएगा, 72 बार में, 3 बार में। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आंसर, सॉरी, ये यहाँ पे 12 होगा ना, ये यहाँ पे 12 होगा, और ये आपका ठीक है, ये 6 और ये 2 3 जा ये 7, और ये जो आपका आंसर है 22/154 बटे नीचे में क्या चीज़ बच रहा है 3। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा इसका कितना होगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 5 मिनट में घड़ी की सुई जो है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तय कर लेगी डिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण दे रखा हुआ है 4x² - 4√3x + 3। ठीक है, तो इसका जो है आपको क्या पूछ रखा हुआ है कि विविक्तर ज्ञात करें। पहला नंबर, विविक्तर का मतलब क्या चीज़ हो गया, डिस्क्रिमिनेंट पूछ लिया। फिर पूछ रहा है नेचर ऑफ रूट्स, कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी, और अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करें। तो ये द्विघात समीकरण में आपको क्या क्या चीज़ निकालना है, तो सबसे पहली बात कि विविक्तर निकालना है, फिर मूलों की प्रकृति बताना है, अगर मूलों का अस्तित्व है तो अब उन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि ये द्विघात समीकरण दे रखा हुआ है तो विविक्तर हम लोग निकालते हैं। तो विविक्तर आने डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। b की जगह कितना है, -4√3, तो -4√3 का स्क्वायर कितना हो गया, -4√3 ना। तो 4 × 16, 16 × 48, ये हो गया आपका। और 4 और ये की जगह आपका भी 4 हो गया, और सी की जगह कितना है 3। तो ये भी आपका जो है 48 आ रहा है। तो ये आपका कितना आ गया 0। तो चूंकि डी का वैल्यू क्या चीज़ आ गया 0, तो जब डी का वैल्यू 0 आ गया मतलब इसका रूट निकलता है, इसका वर्गमूल निकलता है। ठीक है, इसीलिए इसके क्या होंगे, और जब डी का वैल्यू 0 आता है तब इसके क्या निकलते हैं, 2 समान मूल निकलते हैं। क्या निकलते हैं बताना, 2 समान मूल। ठीक है, तब इसके 2 समान मूल निकलेंगे। ठीक है, और जब समान मूल निकलेंगे तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या चीज़ है, अल्फ़ा या बीटा, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, -b/2a और -b/2a। तो देखिए यही तो सॉल्व किए हैं कि अल्फ़ा बराबर क्या चीज़ हो गया, -b/2a, और -b की जगह आपका क्या चीज़ है, b की जगह -4√3 है। तो ये माइनस का क्वेश्चन वाला और -4√3, और 2 ये की जगह कितना था 4 था। तो ये 4√3/8 हो गया। इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, आने √3/2 आ जाएगा। इसी तरह से ये भी √3/2। लास्ट में इस तरह से लिख दीजिएगा कि विविक्तर का मान कितना आ गया 0, और मूलों का अस्तित्व है, और वे 2 मूल क्या चीज़ निकल करके आ गए, √3/2 और √3/2। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रायंगल से है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर ना, कोई भी त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा जो है उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है
उस त्रिभुज का नाम क्या है, कुछ भी मान लीजिए आप, ABC। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो त्रिभुज है किसी एक भुजा के समांतर ना, समांतर मान लीजिए BC के समांतर हम क्या कर दिए, DE जो है एक रेखा ड्रॉ कर दिए। अब ये जो रेखा जब ड्रॉ किए तो ये क्या करेगा, ये जो है क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी आपका क्या चीज़ हो जाएगा, यानी ये जो होगा AD बट्टे क्या चीज़ हो जाएगा, AD बट्टे BD बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, AE बट्टे EC। तो आपको ये सिद्ध करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए ज़रा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या किए हुए हैं कि सबसे पहली बात कि हम मान लिए, माना ABC एक त्रिभुज है, ABC एक हम त्रिभुज खींच दिए इस तरह से, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर जो है DE एक रेखा ले लिए, BC के समांतर है ये रेखा, ठीक है। अब क्या चीज़ है, AB को, ठीक है, AB को कहाँ पे काटता है, ये D पर, और AC को E पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या चीज़ करना है कि AD बट्टे क्या चीज़, BD बराबर AE बट्टे EC, ये सिद्ध करना है। तो इसको आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। रचना में क्या करना होगा कि C को आप D से मिला दीजिए, B को E से मिला दीजिए, DM जो है वो परपेंडिकुलर डाल दीजिए किस पे, AE पे ना, DM जो है परपेंडिकुलर डाल दीजिए किस पे, AE पे डाल दीजिए, ठीक है। तो जब आप परपेंडिकुलर डालिएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, देखिए ये परपेंडिकुलर हम डाल दिए यानी ये 90 डिग्री बन रहा है। इसी तरह से EN जो है परपेंडिकुलर डाल दिए। चलिए अब आगे ज़रा देखते हैं हम। अब आपको क्या चीज़ करना है कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात कि आपको जो है ये जो ट्रायंगल है ये DE कहाँ पे दिख रहा है, ये DE, ये जो छोटा सा ट्रायंगल है ये, इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आधार जब हम लेंगे इसका AD, ठीक है, तो इस तरह से ऊंचाई क्या चीज़ हो जाएगा बताना, EN हो जाएगा। जब आधार हम लोग लेंगे AD तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो है इसमें दोबारा हो जाएगा, क्या दोबारा हो जाएगा कि जब हम इस पर आधार ले लिए क्या चीज़, AE, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा। तो त्रिभुज का एरिया तो दो तरीके से निकल सकता है कि जब एक बार आधार को आप AD लेंगे तो ऊंचाई आपका EN हो जाएगा, लेकिन जब आधार को आप AE लेंगे तो ऊंचाई क्या चीज़ हो जाएगा, DM हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस त्रिभुज ADE का एरिया। इसी तरह से आप देखिए कि एरिया ऑफ BDE कैसे निकाल सकते हैं, यानी कौन सा ट्रायंगल है BDE, ट्रायंगल BDE, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो है पूरा त्रिभुज BNE, ठीक है, इस त्रिभुज में से आपको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज TNE का जो है एरिया माइनस करना पड़ेगा, यानी BDE ना। तो BDE बराबर आप कैसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ एरिया ऑफ BNE ना, एरिया ऑफ जो है ये आपका क्या चीज़ है, BNE माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, DNE हो जाएगा। तो एरिया ऑफ BNE, इस बड़ा त्रिभुज का जो है एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार आपका क्या चीज़ हो जाएगा, BN हो जाएगा, और ऊंचाई इसका क्या चीज़ हो जाएगा बताना, ऊंचाई जो है इसका EN हो जाएगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल DNE का एरिया तो क्या हो जाएगा, आधार आपका DN हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN। तो अब आप देखिए यहाँ पे जब इसको आप कर लेंगे तो इसमें क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, हाफ और EN कॉमन मिल रहा है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, BN माइनस DN, यानी BN में अगर हम DN घटा दिए ना, BN में से अगर पूरा में से ये वाला घटा दिए तो क्या चीज़ बचा, BD बचा, ठीक है। तो ये आपका किसके बराबर आ गया, हाफ इंटू EN इंटू BD, इससे आपका इक्वेशन 1 आ गया। इसी तरह से आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ किसका निकाल लेंगे, DEC। अब इधर से एक बार निकालेंगे हम लोग, इधर से DEC, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो पूरा का एरिया यानी DMC ना,
पूरे के एरिया में से DMC के एरिया में से हमको क्या करना पड़ेगा, इस DME का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो DMC का एरिया क्या चीज़ हो जाएगा बताइए, कि आपका हाफ इंटू जो है MC इसका, MC जो है इसका हो जाएगा आधार, और DM क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई है ना। MC क्या चीज़ हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा, और ऊंचाई क्या चीज़ हो जाएगा DM। इसी तरह से एरिया ऑफ DEM, तो DEM आप कैसे निकाल सकते हैं, DEM तो इसका आधार जो है EM हो जाएगा, और ऊंचाई क्या चीज़ हो जाएगा DM हो जाएगा। तो जब यहाँ पे देखिए, जब ये लिख दिए तो क्या चीज़ मिल रहा है, हाफ, और क्या मिल रहा है DM। इसको जब बाहर निकालें तो क्या बचा, CM माइनस EM। अच्छा, जब CM में से हम EM घटा देंगे ना, CM में से EM घटा देंगे, यानी इस पूरे में से ये वाला घटा देंगे तो क्या चीज़ बचेगा, EC बचेगा। ठीक है, तो ये EC बच गया, EC हो गया, और यहाँ से जो है इस तरह से आपका ये इक्वेशन 2 आ गया ना। अब आपको क्या चीज़ करना है कि एरिया जो आया ADE और एरिया जो आया BADE है ना, ये तो एरिया जो है ADE और एरिया जो है BADE, ठीक है, एरिया जो है BADE ये वाला, इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर देंगे ना, डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ADE क्या चीज़ था, एरिया ऑफ ADE था AD इंटू EN, और BADE क्या चीज़ था, तो BADE जो है आपका क्या चीज़ है EN इंटू BD। तो हाफ हाफ कट गया, और यहाँ से EN कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया आपका AD बटे BD। इसको आप इक्वेशन 3 सपोज कर लेंगे। इसी तरह से आप क्या देख सकते हैं, पुनः जो है हम फिर से एरिया लेंगे किसका, एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ DEC। तो इस तरह से जो है आपका एरिया ऑफ ADE कितना है, हाफ इंटू AE इंटू DM है, हाफ इंटू AE इंटू क्या चीज़ है DM है, और DEC का एरिया कितना निकाले हुए थे हम लोग, हाफ इंटू DM इंटू AC। तो हाफ हाफ कट गया और DM कट गया, तो क्या बचा AE बट्टे EC बच गया ना, AE बट्टे EC। अच्छा, अब ये जो है समीकरण 3 और समीकरण 4 में दोनों आपका कॉमन चीज़ है, एरिया AD सेम है। तो इस तरह से समीकरण 3 और समीकरण 4 हो जाएगा बराबर, यानी AD बट्टे BD बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, AE बट्टे EC। और यही आपको क्या चीज़ करना था, सिद्ध करना था। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे थोड़ा रुक करके वीडियो को पॉज करके देख लेंगे अच्छे से, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसके लिए एक अलग क्लास में आपको बतलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है कि 7 मीटर ऊँचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे कि मान लेते हैं कि एक भवन है ना, भवन है, ये कितना मीटर ऊंचा है, 7 मीटर। मान लिए कि ये भी क्या चीज़ है, ये भवन है, और टावर तो भवन से ऊंचा होता है, ठीक है। तो CD हम क्या मान लें कि CD क्या चीज़ हो गया, ये टावर, ये भी जो है भवन की ऊंचाई है वो कितना है, 7 मीटर, और CD क्या चीज़ हो गया, टावर की ऊंचाई हो गई ना। अब क्या बोल रहा है कि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो भवन का शिखर यही ना हुआ, पॉइंट ये जहाँ पे है, तो भवन का शिखर ये हो गया और केबल टावर का शिखर D। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है भवन का, बताना, 60 डिग्री। लेकिन बोल रहा है कि इसके पाद का जो अवनमन कोण है ना, पाद का इसका जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो पूछ रहा है आपसे टावर की ऊँचाई कितनी होगी। तो आप लोग देख लिए। तो अब चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आने आपको टावर की ऊंचाई पूछ रहा है एक तरह से, यानी CD का वैल्यू पूछ रहा है। CD का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे DE प्लस EC करेंगे ना, DE प्लस EC। अच्छा, आप देख लीजिए कि जितना AB होगा उतना आपका क्या चीज़ होगा, EC होगा, क्योंकि इक्वल हो जाएगा। मतलब आपको निकालना क्या चीज़ है, केवल DE निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले जो छोटा त्रिभुज है उसमें लेंगे त्रिभुज ABC में ना tan कितना डिग्री लेंगे, 45। तो tan 45 आपका कितना हो जाएगा, यानी P/B होता है, यानी AB बटे क्या चीज़ हो जाएगा, BC। और tan 45 का वैल्यू 1 हो गया,
ए बी की जगह 7 और बी सी की जगह कितना हो गया BC, इसलिए BC का वैल्यू जो है आपका कितना आ गया 7। अगर BC का वैल्यू 7 है तो AE का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 7, क्योंकि ये भी आपका क्या हो जाएगा इक्वल। ठीक है, चूँकि ये आपका अब आ गया 7, तो अब आप यहाँ से DE निकाल सकते हैं एंगल कितना डिग्री लेकर के 60 डिग्री लेकर के। यानी आप कौन सा त्रिभुज में लेंगे अब आप बताना जरा, कि त्रिभुज AD और E में, इस त्रिभुज में ना, त्रिभुज ADE में लेंगे। ठीक है, कितना डिग्री tan 60 डिग्री ना, तो tan 60 क्या हो जाएगा DE बटे AE हो जाएगा, यानी P/B, P आपका यही ना होगा, DE होगा और AE हो जाएगा आपका बेस। तो जब आप इसको लेंगे तो यहाँ से DE का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा 7√3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी CD, तो CD कैसे निकाल सकते हैं आप, CD बराबर बताए थे ना कि DE प्लस क्या कर लेना है EC। अब DE जो हम कितना निकाल लिए 7√3 और EC जो है EC कितना है 7, तो यहाँ से 7 मिल रहा है, यानी ये जो है टावर की ऊंचाई कितनी आ जाएगा √3 + 1 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, √3 + 1 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है कि पानी पीने वाला एक ग्लास है जिसकी ऊंचाई कितना है बताना 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, किस आकार का है, शंकु के छिन्नक के आकार का है ना। मान लीजिए ये जो ग्लास है, ठीक है, ये जो ग्लास है वो किस आकार का है, शंकु के छिन्नक के आकार का है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 14 सेंटीमीटर है ना, इस ग्लास की ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि दोनों वृत्ताकार सिरों का जो है व्यास दे रखा हुआ था 14 सेंटीमीटर। तो अगर व्यास दे रखा हुआ था तो ये बड़ा R हो जाएगा, यानी इसको हम लोग सपोज कर लिए तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 बराबर हो गया 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से R2 यानी छोटा जो है वृत्ताकार वो कितना दे रखा हुआ था, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर, तो इस तरह से इसका त्रिज्या कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछ दिया कि गिलास की धारिता कितनी होगी, मतलब आयतन कितना होगा। ठीक है, तो गिलास की धारिता के लिए फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या चीज़ होता है फॉर्मूला 1/3 πh × R1² + R2² + R1 × R2 रख दीजिए। इसमें 1/3 पाई की जगह आपका 22/7 हो गया, h की जगह 14 हो गया, R1 की जगह 7 और R2 की जगह 1 और 7 × 1 ये हो गया। इसको आपको कैलकुलेट करना है तो 22 × 44 बटे कितना हो जाएगा 3, इस 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपका कितना आ रहा है 44/3 हो गया। इधर आपका जो है 57 आ रहा है, इसको सॉल्व करिएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको आप पूर्णांक के रूप में भी तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो गिलास की धारिता कितनी आ गई आपका 2508/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका जो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या चीज़ दे रखा हुआ आपको कि निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करें। ये जो आपका डेटा दे रखा हुआ है बोल रहा है कि इसका माध्य ज्ञात करना है, यानी वर्ग अंतराल जो है कितना से है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से कितना है 350। और इसका जो फ्रीक्वेंसी दे रखा हुआ है कितना 4, 5, 12, 2, 2। ठीक है, इस तरह से दे रखा हुआ है। आपसे पूछ रखा हुआ है कि माध्य निकालें, तो आप माध्य जो है किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, 3 मेथड होता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले जो शॉर्टकट मेथड होता है, आपसे बोला नहीं है कि कौन सा मेथड से याद करें, तो आपका जो अच्छा लगे शॉर्टकट लगे वही उसी से निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड से देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 कॉलम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, एक मध्य बिंदु का और दूसरा क्या चीज़ का FI XI वाला ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, एक वर्ग अंतराल का कॉलम लेंगे। ठीक है, एक वर्ग अंतराल का कॉलम लेंगे, दूसरा बारंबारता का और तीसरा मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं XI, और चौथा आपका हो गया FI XI। तो वर्ग अंतराल कितना है 100 से 150 है, फिर 150 से 200 है, सब में 50-50 का डिफरेंस है ना। और 100 से 150 के बीच कितना है 4 है, और 150 से 200 के बीच आपका 5 है, 200 से 250 के बीच 12, 250 से 300 के बीच आपका 2 है, और 300 से 350 के बीच 2 है ना। तो चलिए ये है आपका। अच्छा, मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु जो भी आपका वर्ग अंतराल है जैसे 100 से 150 है ना, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों को जो है ऐड कर लेना है, यानी ये कितना हो जाएगा 250
और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यानी वर्ग अंतराल जो है इसको लेना है, ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है किससे, 2 से, आधा करना है इसको। ठीक है, अब 250 का आधा कितना हो गया आपका, 125 हो गया। फिर आप इसी तरह से करेंगे, क्या करेंगे कि 150 लेंगे और प्लस 200 ना, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। अब आपको इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि अब देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 50-50 सब में है। तो यहाँ पे जो आप आए हैं, जो लाए हैं, ठीक है, उसमें ही आप 50-50 ऐड करते चलिए, आपका आ जाएगा सब। ठीक है, तो 125 में 50 ऐड करेंगे 175 हो गया, 50 ऐड करेंगे 225 हो गया। ठीक है, फिर 275 हो गया, फिर 325 हो गया। यानी आपका एफ आई पता चल गया, एक्स आई पता चल गया। अब आपको क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी इसको इससे गुना करना है। ठीक है, इसको इससे गुना करना है, तो कर दीजिए गुना। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए। 4 को जब 25 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 4 को जब आप 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ गया। 5 को जब 175 से गुना करेंगे तो 875। इस तरह से जो है सॉल्व आपको गुना करना है। और जब गुना हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, तब आपको क्या करना है, एफ आई एक्स आई जो भी है इसका सिग्मा निकाल लेना, यानी टोटल सम कितना होगा। तो सम कितना आ गया, 5475। और इसका जो है सम कितना है, टोटल कितना फ्रीक्वेंसी है, तो ये टोटल है 25। क्योंकि इसका माध्य पूछ रखा हुआ था, तो माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 219। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को जो है एक बार सॉल्व करेंगे, हो सकता है कि कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो। ठीक है, तो आप अपने से एक बार इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है आपका मॉडल प्रश्न पत्र था, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम दोनों करवा दिए आप लोगों को। अगर ऑब्जेक्टिव आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव में ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर जैसे ही आपका और मॉडल पेपर आएगा, हम वो आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। तो और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, जो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।